कुछ सालों से इंडिया ने ग्लोबल एनर्जी की पॉलिटिक्स को बहुत स्मार्टली हैंडल किया है। हमने रूस से बहुत सारा डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लिया है। ये डील हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, जिसने हमें इंटरनेशनल मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाया है। अभी रूस से आने वाला क्रूड ऑयल हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का 40% है, जो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताता है। इस सस्ते तेल से महंगाई कंट्रोल में रही है और हमारी रिफाइनरीज को एक स्टेबल और सस्ता रॉ मटेरियल मिला है, जिसका मतलब है कि आम आदमी के लिए पेट्रोल पंप पर प्राइसेस स्टेबल रहे हैं। लेकिन अब ये एनर्जी एडवांटेज खतरे में लग रहा है। बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया पर दबाव डाल रहे हैं कि वो ये डील्स तोड़ दे। व्हाइट हाउस ने अपनी बात साफ कर दी है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए हमारी ये डील्स सही नहीं है। अगर इंडिया मान जाता है और ये इंपोर्ट्स बंद कर देता है, तो इकोनॉमिक नुकसान तुरंत और बहुत बड़ा होगा। हमें हर साल 1 से 2.5 बिलियन US$ का बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट खोना पड़ेगा, जो हमें इन डिस्काउंटेड बैरल्स से मिलता है। ऐसे डिसीजन का सीधा नतीजा ये होगा कि हमें नए सप्लायर्स ढूंढने पड़ेंगे। इंडिया को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका के मार्केट्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगे हैं। डिमांड में ये अचानक बदलाव सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा। इंडिया जैसा बड़ा बायर जब वापस मेनस्ट्रीम मार्केट में आएगा, तो ऑयल के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस आसानी से $100 पर बैरल तक पहुंच सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये सिचुएशन इंडियन कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देगी। डिस्काउंटेड रशियन ऑयल का नुकसान और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस का $100 तक पहुंचना हमारी इकोनॉमी पर दोहरा वॉर करेगा। रिफाइनरीज की इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगी और ये कॉस्ट्स आखिरकार कंज्यूमर तक पहुंचेंगी। लास्ट स्टॉप बेशक पेट्रोल पंप है, जहां आम इंडियन को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़ा और दर्दनाक इजाफा देखना पड़ेगा, जिससे इकोनॉमी के हर सेक्टर में महंगाई बढ़ जाएगी। बहुत से कंज्यूमर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कुछ ही रुपए बढ़ती है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत में सिर्फ थोड़ा सा ही बदलाव होता है। इस बड़े असर की वजह इंडिया का कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड टैक्स स्ट्रक्चर है, जो फ्यूल के बेस प्राइस पर एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। जब आप 1 लीटर पेट्रोल के लिए पैसे देते हैं, तो उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा खुद फ्यूल के लिए नहीं होता, बल्कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा लगाए गए टैक्सेस के लिए होता है। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि इंटरनेशनल प्राइस में कोई भी बढ़ोतरी आप तक पहुंचते पहुंचते कई गुना बढ़ जाए। आइए देखते हैं कि फाइनल रिटेल प्राइस कैसे बनता है। इसकी शुरुआत बेस प्राइस से होती है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्रूड ऑयल खरीदने और उसे पेट्रोल या डीजल में रिफाइन करने के लिए देती हैं। इस बेस प्राइस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लेवी जोड़ती है, जिसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ये प्रति लीटर एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, न कि परसेंटेज। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स अपना टैक्स लगाती हैं, आमतौर पर वैल्यू एडेड टैक्स या वैट, जो एक परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट ही है जहां कंज्यूमर के वॉलेट के लिए असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट का वैट अक्सर सिर्फ फ्यूल के बेस प्राइस पर ही नहीं लगाया जाता। इसके बजाय इसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी जुड़ने के बाद के प्राइस पर लगाया जाता है। ये असल में एक टैक्स पर टैक्स है। इसलिए जब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होती है, तो ये उस बेस को आर्टिफिशियली बढ़ा देती है, जिस पर स्टेट वैट कैलकुलेट किया जाता है, जिससे फाइनल पंप प्राइस और भी बढ़ जाता है। इस कंपाउंडिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि कंज्यूमर्स को 2 बार मारा जाता है, पहले सेंट्रल लेवी से और फिर उस बढ़ी हुई कीमत पर लगाए गए स्टेट टैक्स से। ये जटिल टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम बताता है कि क्रूड ऑयल के एक बैरल की कीमत में $10 की बढ़ोतरी से पंप पर सिर्फ एक सिंपल प्रोपोर्शनल बढ़ोतरी क्यों नहीं होती। इसके बजाय ये टैक्स सिस्टम के माध्यम से एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जिसमें टैक्सेशन की हर लेयर फाइनल कॉस्ट में जुड़ती जाती है। डीलर कमीशंस और फ्रेट चार्जेस जैसे अन्य छोटे चार्जेस भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन हमें जो हाई प्राइसेस दिखते हैं
उनके प्राइमरी ड्राइवर्स सेंटर और स्टेट्स के डुअल लेवी है, जो रॉ मटेरियल की इनिशियल कॉस्ट को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। फ्यूल प्राइसिंग की कम्प्लेक्सिटीज और गवर्नमेंट फाइनेंस पर इसके असर को समझने के लिए हमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बनावट को और गहराई से देखना होगा। ये एक सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स नहीं है, बल्कि इसे 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स में चालाकी से बांटा गया है: बेसिक एक्साइज ड्यूटी और सेस और सरचार्जेस का कलेक्शन। ये अंतर सिर्फ एकेडमिक नहीं है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच रेवेन्यू शेयरिंग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में अक्सर पैदा होने वाले फिस्कल टेंशन को समझने की कुंजी है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी टैक्स का वो हिस्सा है जो रेवेन्यू के डिविजिबल पूल का पार्ट है। फाइनेंस कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी की रिकमेंडेशंस के अनुसार इस डिविजिबल पूल से कलेक्शन का एक स्पेसिफिक परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर किया जाना चाहिए। ये फिस्कल फेडरलिज्म का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो ये सुनिश्चित करता है कि स्टेट्स को अपने डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स को फंड करने के लिए देश के टैक्स रेवेन्यू का एक फेयर शेयर मिले। स्टेट्स के लिए ये इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेडिक्टेबल सोर्स है, जो उनके एनुअल बजट्स को सपोर्ट करता है। इसके ठीक उलट सेस और सरचार्जेस पूरी तरह से अलग हैं। सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया गया टैक्स है, जैसे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या एजुकेशन को फंड करना। सेस के माध्यम से कलेक्ट किया गया रेवेन्यू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए तय होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। पूरी अमाउंट सीधे और एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में जाती है। पिछले 10 सालों में पॉलिसी में एक नोटिसेबल और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है, जिसमें सेंटर बेसिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बजाय सेस पर तेजी से निर्भर हो रहा है। इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। पेट्रोल पंप पर कंज्यूमर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे टैक्स दे रहे हैं या सेस, उनकी जेब से निकलने वाला पैसा उतना ही होता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अंतर बहुत बड़ा है। जैसे जैसे टोटल एक्साइज ड्यूटी में सेस कंपोनेंट बढ़ता है, स्टेट्स के साथ लीगली शेयर करने योग्य रेवेन्यू का हिस्सा सिकुड़ता जाता है। इससे सेंटर को फ्यूल से अपना रेवेन्यू बढ़ाने का मौका मिलता है, बिना स्टेट्स को प्रोपोर्शनल बेनिफिट दिए, जिससे फिस्कल रिलेशनशिप में एक बढ़ता हुआ असंतुलन पैदा होता है। आइए एक हाइपोथेटिकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पर विचार करें। क्या होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्यूल पर पूरी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को सेस में बदलने का फैसला किया? इसका मतलब होगा कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जो एकमात्र शेयर करने योग्य कंपोनेंट है, शून्य हो जाएगी। दूर से देखने पर यह एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लग सकता है, लेकिन यह इंडिया के स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इसका सबसे सीधा और विनाशकारी असर ये होगा कि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स, जिस पर स्टेट्स लंबे समय से डिपेंडेंट थे, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक्साइज ड्यूटी के उनके हिस्से से मिलने वाला रेवेन्यू पॉकेट मनी नहीं है, यह उनकी बजटरी प्लानिंग का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। इस पैसे का इस्तेमाल लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हेल्थ केयर सर्विसेज से लेकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और सोशल सिक्योरिटी पेंशन तक सब कुछ के लिए किया जाता है। अगर इनकम का यह सोर्स रातों रात गायब हो जाए, तो स्टेट्स एक गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाएंगे। उन्हें अपने बजट्स में एक बड़ा और अचानक गैप का सामना करना पड़ेगा, जिससे उन्हें ऐसे कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा जो लाखों सिटीजन्स की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म रेवेन्यू शॉक के सामने स्टेट्स के पास बहुत कम अच्छे ऑप्शंस होंगे। वे सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनसेशन की डिमांड करेंगे, यह तर्क देते हुए कि सेंटर की पॉलिसी चेंज ने यह फिस्कल इमरजेंसी पैदा की है। वे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का सहारा भी ले सकते हैं या अपनी रिजर्व फंड्स में से पैसा निकाल सकते हैं ताकि तुरंत के खर्चों को पूरा किया जा सके। हालांकि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नहीं है। एक और ज्यादा पॉलिटिकली मुश्किल ऑप्शन ये होगा कि स्टेट्स फ्यूल पर अपना वैट बढ़ा दें ताकि खोए हुए रेवेन्यू को वापस हासिल किया जा सके। एक ऐसा कदम जो पब्लिक के बीच बहुत अनपॉपुलर होगा। आखिर में सेंटर द्वारा ऐसा कदम
इंडिया के फेडरल सिस्टम में पावर के बैलेंस को फंडामेंटली बदल देगा। ये स्टेट्स को ग्रांट्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना देगा, जिससे उनकी ऑटोनॉमी और अपनी पॉलिसी प्रायोरिटीज़ तय करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि सेंटर यह तर्क दे सकता है कि उसे नेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू की ज़रूरत है। इसकी कीमत फिस्कल फेडरलिज्म का कमज़ोर होना होगा, जो हमारे गवर्नेंस का एक कॉर्नरस्टोन रहा है। इससे स्टेट्स एक मुश्किल स्थिति में आ जाएंगे। उन्हें एसेंशियल सर्विसेज में कटौती करने या टिके रहने के लिए लोकल टैक्सेस बढ़ाने के बीच मुश्किल चॉइस करनी पड़ेगी।